कैसे भी सब लोग, मैं हरिंद्र भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों। सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ, फिर अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, मेरे भाई मेहनत करेंगे। तो सभी साथियों को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे एक बार जुड़ जाइए और मुझे बता दीजिए कि हमने लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ा था। हालांकि मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है भैया, मैं भी एक बार हालांकि चेक कर लेता हूं कि कहां तक हमने पढ़ लिया था, है ना, कहां तक एक बार पढ़ लिया था, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, क्लास कल की 9 बजे की क्लास। ओके, लिबर्टी बता दिया था मैंने, है ना। अब आपको बताना था इक्वालिटी। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेम्बल पढ़ रहे थे ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेम्बल पढ़ रहे थे हम लोग। आपकी चैट को गोपनीय कर देते हैं ताकि आप जो है सीधा संपर्क मुझसे साध पाए, है ना, आपसी चर्चाएं तो नहीं ना कर पाए। ठीक है भैया, चैट गोपनीय क्यों नहीं हो रही आज आपकी, क्या दिक्कत है भैया? है कमाल हो रहा है, कुछ जादू वादू कर दिया क्या आप लोगों ने? आज चैट गोपनीय नहीं होने देंगे, है? एक मिनट रुको यार, मोहतरमा चैट गोपनीय करना जरा। हाँ, कौन है इधर से? हैंग हो रहा है? तो चलिए, तब तक ये होता है, अपन शुरुआत करते हैं बच्चे। यहाँ पर हमें बात करना था किसके बारे में, समता के बारे में आपसे यहाँ पर हमें चर्चा करनी थी ना, समझे मेरे भाई? तो आप लोग यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं बच्चे। ऑब्जेक्टिव और प्रियम्बल के अंदर जो चीज हम पढ़ रहे थे वो पढ़ना था हमें समता के बारे में। समता मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हैं बच्चे? मतलब समता का मतलब एक तरीके से इक्वालिटी आप इसे कह सकते हैं क्या, है भैया? तो आप इसे कह सकते हैं एक तरीके से इक्वालिटी आप इसे कह सकते हैं भाई। कौन सा इक्वालिटी आप इसे कह सकते हैं, या समता आप इसे कह सकते हैं, समता। तो जब आप यहाँ पर इक्वालिटी या समता की बात आप यहाँ पर करेंगे, समता या इक्वालिटी की आप बात करेंगे, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है? सबसे पहली, समता का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया कहां से, इसका अर्थ क्या है, दोनों चीजों पर बात करेंगे। ठीक है, चलो चैट गोपनीय हो गई, ओके वेरी गुड, होगी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लिबर्टी हमने बात की थी, इक्वालिटी की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये तीनों के तीनों सिद्धांत कहां से लिए गए? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए। आप इसे कह सकते हैं कि एडॉप्टेड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, एडॉप्टेड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन आप इसे कह सकते हैं ना, फ्रेंच रिवोल्यूशन आप इसे कह सकते हैं, रिवोल्यूशन कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं बच्चे फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। इसे कहां से लिया गया भैया? फ्रांसीसी क्रांति से। आप कह सकते हैं भैया कहां से लिया गया मेरे भाई? से फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है ना, फ्रांसीसी क्रांति से इस शब्द को लिया गया है। इस बात को अच्छे से आप लोग यहां पर याद रखना। फिर हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की इक्वालिटी की बात की गई है ना, तो यहां पर याद रखेंगे टू टाइप्स ऑफ इक्वालिटी की बात की गई है ना, टू टाइप्स ऑफ इक्वालिटी की आपसे यहां पर चर्चा की गई है। दो प्रकार की समता की बात की गई है। कौन से वो दो प्रकार है? अगर मैं आपसे बात करूं कौन से वो दो प्रकार है जिसकी समता की मैं आपसे यहां पर बात कर रहा हूं भैया, कौन से वो दो प्रकार है, तो इन दोनों प्रकारों पर भी आपसे बात कर लेते हैं। दो प्रकार कौन कौन से? तो एक तो बच्चे, एक आपका प्रतिष्ठा है, एक आपका अवसर है। एक आप बोलेंगे बच्चे कौन सा? स्टेटस। कैसे? स्टेटस, स्टेटस मतलब एक तरीके से क्या होता है? प्रतिष्ठा होता है। एक तरीके से क्या होता है? प्रतिष्ठा होता है। और दूसरा होता है बच्चे स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी आप इसे कह सकते हैं। कौन सा? अपॉर्चुनिटी आप इसे कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आप इसे कह सकते हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब एक तरीके से अवसर। तो मैं अगर आपसे यहां पर चर्चा करूं कि आपका, अगर आपसे बात की जाए बच्चे, है ना, हाँ भैया, लाठीचार्ज बैच और आपका जो गंगोत्री बैच, दोनों की क्लास यही है। तो मैंने आपसे कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दो प्रकार की समता की बात की गई है, एक प्रतिष्ठा, एक आपका अवसर। प्रतिष्ठा एक तरीके से क्या होता है कि सर यहां पर हमारे राज्य का मानना है, संविधान का मानना है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, उसका अपना एक स्टेटस होता है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा होती है, उसका अपना एक सम्मान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करूं बच्चे कि आप एक विद्यार्थी हैं, है ना, आप एक विद्यार्थी हैं, आपकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, आपका अपना एक सम्मान है। मैं आपको डांट सकता हूं, है ना, हो सकता है प्यार से थोड़ा ज्यादा डांट दूं, लेकिन मैं आपको गाली नहीं दे सकता। आप सामने पढ़ाई कर रहे होते तो प्यार से, जब ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो कई बार कमर में कोहनी भी मार देता हूं, लेकिन वो प्यार से, मतलब आपसे बदला लेने के उद्देश्य से या आपको प्रताड़ित करने के उद्देश्य से मैं ऐसा नहीं कर सकता। सीधी सी बात है ये। ठीक है, तो या आप इस तरीके से समझिए, आपके घर में जो काम करने वाला, जो आपके घर में नौकर है, उसका भी अपना एक सम्मान है, वो भी अपने घर का मालिक है, उसका भी सम्मान है, तो आप उसका भी सम्मान करेंगे। इस तरीके से आप समझिए। ठीक है, राज्य की नजर में सबका अपना एक सम्मान है, जिस लेवल पे जो भी जहां पर कोई काम कर रहा है, जो भी जहां पर कोई व्यक्ति है, तो समझ गए भैया? सर जी कमेंट ऑफ तो करो, कमेंट ऑफ नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हो? किए तो थे यार ऑफ, अभी है ऑफ नहीं है क्या? ऑफ तो है यार अब। सर जी यूपीएसआई के लिए ले सकते हैं? हाँ भैया ले सकते हैं, ले सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है ना। तो मैंने आपसे यहां पर ये बात की बच्चे, प्रतिष्ठा और अवसर, दो प्रकार की समता की बात की। दोनों प्रकार मैंने आपको बता दिए। एक होता है अवसर। अवसर का मतलब जैसे आर्टिकल 16 में से आगे चलकर विस्तार से भी हम बात करेंगे। ठीक है भैया, आगे चल के विस्तार से अवसर की समता की बात करेंगे। अवसर की समता का मतलब है कि राज्य के अंदर जितनी भी सरकारी नौकरी निकलेंगी, राज्य जितनी भी योजनाएं लेकर आएगी, उन सबको समान रूप से अवसर दिए जाएंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव यहां पर नहीं किया जाएगा। यही समता शब्द का मतलब आपका यहां पर हो जाता है। ठीक है, अगला शब्द देखेंगे बच्चे, है ना, अगला शब्द आप यहां पर देखेंगे इक्वालिटी के बाद जो अगला शब्द आप यहां पर देखें, जैसे बोलेंगे फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी अगला शब्द आप यहां से कह सकते हैं मेरे भाई। कौन सा अगला शब्द आप कह सकते हैं भैया? कौन सा? फ्रेटर्निटी आप यहां से कह सकते हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व। क्या मतलब भैया इसका? इसका मतलब है मेरे भाई बंधुत्व, इसका मतलब हो जाता है बंधुत्व, इसका मतलब हो जाता है फ्रेटर्निटी। यहां पर राज्य आपसे कुछ कहना चाहता है, यहां पर आपसे कुछ कहना चाहता है, इस बारे में आप लोग यहां पर याद रखें क्या कहना चाहता है राज्य आपसे। तो यहां पर आपको समझना है कि ये नागरिकों के आपसी भाईचारे की भाव जागृत करने की बात करता है ना। ये बच्चे नागरिकों में आपसी भाईचारा, यहां कैसे बच्चे, नागरिकों के बीच, नागरिकों के बीच, नागरिकों के बीच आपसी भाईचारा, आपसी आपसी भाईचारा, आपसी भाईचारे,
भाईचारे की भावना भावना जागृत करना, आप इसे कैसे जागृत है ना, जागृत करना आप इसे कैसे आपसी भाईचारे की भावना आप यहां से कैसे तरीके से जागृत ऐसे लिखेंगे ना, जागृत करना इसका मोटिव है। मतलब राज्य आपसे यहां पर उम्मीद करता है कि जो देश के नागरिक है वो आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना रखेंगे। मतलब जैसा अपने भाई के साथ व्यवहार करते हैं बिल्कुल वैसा ही व्यवहार जो आप भारत के नागरिकों के साथ करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि निशा कहे सर गुरुजी एक बात बताओ, मैं अपने भाई की कमर में कोहनी मार देती हूं है, तो क्या मैं सूरज की कमर में कोहनी मार सकती हूं? या माने तो किशन चौधरी के मैं गुरुजी अपने भाई को तो मैं धै चट्टू है ना, धै कोहनी मार देता हूं, तो क्या मैं रवि साक्य की कमर में कोहनी मार दूं? बताओ है। तो भाई इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे एक सामान्य है भैया, समझे बच्चे, जैसे एक सामान्य व्यक्ति पढ़ता है, जैसे एक सामान्य व्यक्ति भाईचारे की भावना अपने भाई के साथ व्यवहार करता है, बिल्कुल वैसा ही है ना एक आइडियल व्यवहार आपको भारत के नागरिकों के साथ भी करना है। ठीक है, भारत के नागरिकों के साथ भी करना है, ऐसा राज्य आपसे उम्मीद करता है इस शब्द को यहां पर लिखने के बाद। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक शब्द आपको यहां पर और समझना है। एक शब्द आपको यहां पर मैंने आपको समता बता दिया, आपको बंधुत्व बता दिया। ठीक है, बंधुत्व का मतलब क्या है यहां पर? भाईचारा। और अगला शब्द बच्चे आपको यहां पर एक और शब्द आपको देखना है, इंटीग्रिटी, जिसे बोलते हैं अखंडता। ठीक है भैया, आप इसे बोल सकते हैं बच्चे, इसे आप बोल सकते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी अगर आपसे चर्चा करो, इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। अच्छा मेरे भाई एक और चीज आप यहां पर समझना, आप सबने ना अखंड भारत के बारे में सुना होगा, अखंड भारत के नारे भी लगाए हो सकता है अखंड भारत का झंडा लेकर आप आगे आगे चले हो, ले बेटे ओम फो। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर अगर चर्चा करो अखंडता या इंटीग्रिटी की अगर आपसे यहां पर बात की जाए तो इस इंटीग्रिटी के बारे में आपको यहां पर समझना है, इस इंटीग्रिटी या अखंडता के बारे में आपको यहां पर समझना है। अखंडता होता क्या है? तो सबसे पहले इस अखंडता शब्द को समझने के लिए आपको दो तीन बातें समझनी पड़ेंगी। एक बात आपको समझना पड़ेगा, खंड। खंड का मतलब होता है टुकड़े, खंड का मतलब होता है बच्चे टुकड़े। और अखंड का मतलब होता है बच्चे, अखंड का मतलब क्या होता है कि टुकड़े ना होना। क्या बोलेंगे बच्चे? टुकड़े ना होना, टुकड़े ना होना, आप क्या समझे? टुकड़े ना होना। ठीक है, और अखंडता मतलब अगर बात करें, अखंडता मतलब अखंडता एक विचारधारा है और देश के संदर्भ में, अगर देश के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, देश के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, देश के संदर्भ में है ना, जो अखंडता शब्द है, जो इंटीग्रिटी वर्ड है, उस वर्ड का मतलब क्या है? देश के संदर्भ में अगर आपसे बात करूं तो, देश के संदर्भ में अखंडता शब्द के बारे में बात करूं तो ये सब अखंडता शब्द क्या कहना चाहता है ना, समझे बच्चे? तो यहां पर बच्चे किसी भी राज्य, भारत के किसी भी राज्य को आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई कि भारत के किसी भी राज्य को है ना, भारत के किसी भी स्टेट को, किसी भी स्टेट को, भारत के किसी भी स्टेट को है ना, स्टेट को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। स्टेट को भारत से अलग होने का, भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। सिंपल सी बात आपको यहां पर यह समझनी है, भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है मेरे भाई। इस बात को अच्छे से आप लोग यहां पर समझ लेना। मतलब भारत का कोई राज्य चाहे भी है ना, समझे भैया, तो यहां पर अगर भारत का कोई राज्य चाहे भी तो वो भारत से अलग नहीं हो सकता है। भारत का कोई राज्य चाहे भी कि वो भारत से अलग हो जाए, वो पाकिस्तान में मिल जाए, या मान लेते हैं वो चाइना में मिल जाए, या मान लेते हैं भूटान में मिल जाए, बांग्लादेश में मिल जाए, या बच्चे मान लेते हैं वो स्वतंत्र राज्य बनना चाहता हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो मूल भावना है वो उस बच्चे आपके यहां पर, वो यहां पर अखंडता शब्द आपके यहां पर जोड़ा गया था। अखंडता शब्द दरअसल मूल संविधान में नहीं था, यह शब्द आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पर यह भी बता दिया बच्चे कि अखंडता शब्द का मतलब क्या है। जैसे आपने देखा होगा भारत में कई बार ऐसी डिमांड उठी भी, तमिलनाडु वाले तमिल प्रदेश के नाम से एक अलग प्रदेश बनाना चाहते थे, अलग देश बनाना चाहते थे, लेकिन क्या उन्हें मिला? नहीं मिला। ऐसी बच्चे खालिस्तान, पंजाब के अंदर खालिस्तान नाम से अलग देश बनाने की डिमांड लंबे समय तक चलती रही, अभी भी छुटपुट मांग कहीं पर उठ जाती है। ठीक है भैया, इतना डीप मत पढ़ाओ सर, क्यों? नुकसान देगा, इतना डीप में जाकर नुकसान देगा, दस्त हो जाएंगे, पेचिस वेचिस कुछ पेट खराब हो जाएगा। मत पढ़ भाई इतना डीप में, तू है, तू बस मोटा मोटा पढ़ ले, अपने काम का पढ़ ले जितना तुझे लगे, बाकी सब उगल दे, है ना। कमाल की बात है। अक्सर बच्चों को समस्या होनी चाहिए कि सर डीप में क्यों नहीं पढ़ा रहे, आपको समस्या है कि डीप में क्यों पढ़ा रहे, कमाल है आप, सैल्यूट, है ना। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं, है ना, अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो मैंने आपको यहां पर ये बता दिया। वैसे जम्मू कश्मीर वाले भी चाहते थे वो पाकिस्तान में मिल जाए या अलग राष्ट्र बन जाए, क्या किसी को मिला? नहीं। ठीक है ना, किसी को मिला मेरे भाई? नहीं मिला। तो सीधा सा मतलब अखंडता शब्द का मतलब जो है ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आप ही जैसे बच्चों की वजह से, क्या होता है ना, कई बार जैसे मान लीजिए कोई टीचर बहुत कम पढ़ा के चला जाता है, उसके बाद जब पेपर में एग्जामिनर थोड़ा सा भी डेप्थ में जाकर सवाल पूछ लेता है, फिर आपको वहां पर जो है, वहां पर आपको जो क्या लग जाते हैं, पछेड़ लग जाते हैं, वहां पर अच्छा मास्टर जी ने तो पढ़ाया नहीं था इतने डेप्थ में, इतना तो पढ़ाया नहीं था, है। फिर आप ही जैसे बच्चे होते हैं जो आकर टीचर को ब्लेम कर रहे होते हैं, सर ये सवाल आपने पढ़ाया नहीं, देखो एग्जाम में आ गया। तो पढ़ाई पे फोकस करो, इस चीज को मत बताओ कि क्या पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, कितना डेप्थ में नहीं पढ़ना है। उसकी भरपूर जानकारी मेरे पास है कि कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये मुझे पता है, ये मेरा काम है, आपका काम है पढ़ने का। तो पढ़ाई पे फोकस करो, वरना जो है चट्टू मार के क्लास के बाहर भी कर देता हूं ऐसे बच्चों को जो क्लास के बीच में ऐसी बात है। अब सवाल पूछिए, आपको जो सवाल पूछना है वो आपका काम है। आपको चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। आप वो पूछिए, वो आपका काम है। क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, वो मेरा काम है, वो मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अखंडता शब्द का मतलब क्या है कि भारत के किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये बात मैंने आपको बताई। ठीक है, अब बच्चे यहां पर कुछ इंपोर्टेंट केसेस मैं आपको बता देता हूं, है ना मेरे भाई। अब मैं आपसे यहां पर कुछ इंपोर्टेंट केसेस आपको बता देता हूं। ठीक है, इस प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट केसेस आपको बता देता हूं ना, इंपोर्टेंट केसेस कुछ मैं आपको यहां पर बता देता हूं, इंपोर्टेंट केसेस। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं इंपोर्टेंट केसेस को लेकर, अगर आपसे यहां पर चर्चा करूं तो कौन कौन से इंपोर्टेंट केसेस आपको यहां पर देखने, है ना, समझे बच्चे। तो यहां पर सबसे पहली बात आपको एक केस समझना है जिसे बोलते हैं बेरूबाड़ी केस। ठीक है मेरे भाई, ये केस है जिसे बोलते हैं कौन सा? बेरूबाड़ी केस, है ना मेरे भाई, याद रखना, एक केस है जिसे बोलते हैं बेरूबाड़ी केस। और अगर बेरूबाड़ी केस की बात करें, कब का केस है? तो 1960 का ये केस है, 1960 का ये केस है। अगर बेरूबाड़ी केस के बारे में आपसे बात करूं, इस बेरूबाड़ी केस में, है ना, देखो केस तो काफी बड़े होते हैं, बहुत सारे निर्णय इसमें लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर इस बात को समझिए, इस केस में प्रियम्बल के बारे में क्या कहा गया था, है ना, प्रियम्बल के बारे में क्या कहा गया था, इस बारे में आपको बता देता हूं। तो इस बेरूबाड़ी केस में कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
समझ रहे? इसमें कहा गया कि बच्चे अगर आपसे यहां पर बात करें तो यहां पर कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप इसे कह सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेरे भाई आप इसे कह सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आप इसे कह सकते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं बच्चे प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और प्रियम्बल को लेकर 101% सवाल पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, 101%। लिख लो, अभी से नोट कर लो, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि प्रियम्बल ऐसा टॉपिक है कि लगभग हर एक सेट में आपसे सवाल पूछा जाएगा इस बार, जितने भी एग्जाम होंगे लगभग सभी में। क्योंकि अभी एक डिबेट अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो एक डिबेट अभी लगातार यहां पर मार्केट में छाई हुई है कि जो पंथनिरपेक्ष शब्द है, जो समाजवादी शब्द है, समाजवादी शब्द को प्रस्तावना से बाहर कर देना चाहिए। ये डिबेट अभी चल रही है, समझ मेरी बात? इस समाजवादी शब्द को प्रस्तावना से बाहर निकालने की बात चल रही है अभी। ये डिबेट बहुत गर्म है अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो। इस वजह से मेरे भाई याद रखेंगे, इस वजह से मेरे भाई याद रखना कि भैया ये जरूरी है ना, ये जरूरी है आपको प्रियम्बल को अच्छे से पढ़ना। समझ गए मेरे भाई? तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ऐसा इस केस में कहा गया, ऐसा इस केस में कहा गया, इस बारे में आपको पता हो, ठीक है? और जब सोचिए संविधान का भाग ही नहीं है ये चीज, जब ये संविधान का भाग है ही नहीं तो क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं? भाई संशोधन तो संविधान में होता है ना भाई जो संशोधन होता है मेरे बच्चे वो तो संविधान में होता है, और ये चीज कहा गया संविधान का हिस्सा है ही नहीं। भाई संसद में बैठकर इस बारे में तो संशोधन होगा नहीं, इस बारे में तो संशोधन होगा नहीं कि भैया हेमंत सुबह उठकर नाश्ते में चाय पियेंगे कि कॉफी पियेंगे, है ना? या बच्चे मान लेते अमन कुमार जो है ये फ्रूट्स में सुबह उठकर जो केले खाएंगे, बनाना खाएंगे या एप्पल खाएंगे, इस बारे में तो संसद में चर्चा होगी नहीं, है ना? या मान लेते बच्चे जो ऋषभ है आज सुबह जो है वो किस कलर के कपड़े पहनेंगे, है ना? इस बारे में तो संसद में चर्चा होगी नहीं, इस बारे में तो संशोधन होगा नहीं। भाई जो संविधान के अंदर चीजें लिखी उसी में तो संशोधन होगा, उसी में तो संशोधन होगा। इसका मतलब जब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, जब ये भाग ही नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो इसमें इसमें यहां पर कहा गया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसमें संशोधन है ना, संशोधन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मतलब इट इज नॉट अमेंडेबल। यहां पर सिंपल सी बात आप याद रखेंगे, ये कहा गया इस केस में इट इज नॉट अमेंडेबल, इट इज नॉट अमेंडेबल, मतलब ये संशोधनीय नहीं है, ये इस केस में आपको यहां पर कह दिया। समझे बच्चे? सर जी तैयारी के लिए कोई किताब नहीं भैया, पॉलिटी के लिए कोई किताब आपको लेने की जरूरत नहीं, जितना मैं आपको बताता हूं उतना ही याद रखना, उससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। ये मोर देन सफिशिएंट, मैं खुद आपको करा दूंगा, आप विश्वास रखिए, बस अच्छे से फोकस करके पढ़ते रहिए, बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है? अब मेरे भाई ये तो मैंने पहला केस आपको बता दिया, बेरूबाड़ी केस। एक केस आपको यहां पर देखना है, जैसे बोलते हैं बच्चे कौन सा है ना, गोलकनाथ केस। एक केस आपको यहां पर थोड़ा सा देख लेना, कौन सा? गोलकनाथ केस। अब गोलकनाथ केस में बच्चे आपका 1967 का केस है, 1967 का केस। इस गोलकनाथ केस में कोर्ट ने क्या कहा बच्चे? प्रियम्बल के बारे में क्या कहा, बाकी चीजें क्या कही उस पर हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात करें कि प्रियम्बल के बारे में क्या कहा गया। प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। यहां पर कहा गया बच्चे क्या है, इसमें कहा गया प्रस्तावना, इस केस में कहा गया प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, संविधान की मूल आत्मा है, ऐसा यहां पर कहा गया है ना। प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, मतलब सीधी सी बात, ये सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल इज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा यहां पर कहा गया। किसमें भी है? गोलकनाथ केस में। और साथ में यह भी ऐड कर दिया कि यह अपरिवर्तनीय है, यह अपरिवर्तनीय है, यह अपरिवर्तनीय है मेरे भाई, याद रखना। यह क्या है? अपरिवर्तनीय है मेरे बच्चे, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। यह क्या है? अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है। मतलब सीधी सी बात आप याद रखेंगे, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, है ना? सर यूपीएससी में क्लास कौन है? हाँ भैया बिल्कुल, यूपीएससी वाले बहुत सारे बच्चे इस क्लास में पढ़ रहे हैं, यूपीएससी वाले बच्चे इस क्लास में पढ़ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है? तो मेरे भाई याद रखेंगे प्रस्तावना क्या है? ये अपरिवर्तनीय है, मतलब इसमें चेंज नहीं कर सकते। प्रस्तावना दरअसल क्या है कि एक तरीके से प्रस्तावना को जो बनाया गया था इसलिए बनाया गया था कि संविधान निर्माता को ध्यान में रहे कि हम कैसा संविधान बनाना चाहते हैं। अब जब संविधान बन गया है ना, तो यहां पर अब प्रस्तावना क्यों चेंज करें? भाई जिसे ध्यान में रखकर संविधान हमने बनाया है वो संविधान भी बन गया, अब इसे ध्यान में रखकर कोई दूसरा संविधान तो बनाना नहीं है, इसका मतलब इसमें परिवर्तन क्यों करें? समझ रहे हो भाई? एक बात मान के चलिए कि मैं कहूं कि मुझे ऐसी गाड़ी बनानी है, मैंने कुछ बिंदु लिखे और मैंने कहा मुझे ऐसी गाड़ी बनानी है, अब गाड़ी बन गई, अब मैं इसमें क्यों चेंज करूंगा कि ऐसी गाड़ी बनानी है मुझे? भाई गाड़ी तो बन गई ना भाई, अब जब संविधान बन गया तो इसमें परिवर्तन क्यों करना जी? कैसी गाड़ी बनानी है, कैसा संविधान बनाना है, ठीक है? ऐसा इनका कहना था, ठीक है? अब मेरे भाई अगर मैं आपसे चर्चा करूं, हाँ भैया लाठीचार्ज बैच ही चल रहा है, आपको अपना बैच ही नहीं पता यार, कमाल के बच्चे हैं आप लोग, है ना, कमाल के बच्चे हैं आप लोग, आपको अपना बैच ही नहीं पता, लाठीचार्ज और गंगोत्री दोनों में क्लास जा रही है, ठीक है? अब बच्चे आपका अगला केस आपको देखना है, जिसे आप बोलते हैं केशवानंद भारती केस, है ना? अब आप देखेंगे बच्चे कौन सा तीसरा केस आपको यहां पर देखना है, कौन सा? केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, है ना? केशवानंद भारती केस की बात करूं, और ये कब का केस है? 1973 का केस है ना, 1973 का केस है। अगर मैं केशवानंद भारती केस की आपसे बात करूं, अगर मेरे भाई मैं केशवानंद भारती केस की बात करूं, अब तीसरा केस आया है ना, केशवानंद भारती केस। इस केशवानंद भारती केस में वैसे तो सबसे बड़ा केस है, समझ रहे हो? केशवानंद भारती केस बहुत बड़ा केस है, आज तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच, संविधान की सबसे बड़ी जो बेंच बैठी है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे बड़ी बेंच है वो आज तक इसी केस में बैठी। 13 जजेस थे, 13 जज थे इस केस में, 13 जज, समझ रहे आप? 13 जज थे और 7-6 के बहुमत से इस केस में फैसला सुनाया गया था। लेकिन अभी मुद्दा हमारा क्या है? अभी मुद्दा हमारा है कि प्रस्तावना के बारे में इस केस में क्या कहा गया था, ठीक है? प्रस्तावना के बारे में क्या कहा गया? इस केस में कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, इस केस में कहा गया कि प्रस्तावना क्या है भैया? संविधान का भाग है, इस केस में कहा गया संविधान का भाग है, इस केस में कहा गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना ही संविधान का भाग है। इनफ फॉर सीजीएल, बिल्कुल भैया, मोर देन इनफ फॉर सीजीएल। मतलब इसमें कहा गया प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का भाग है। और जब यहां पर अब इसमें तर्क दिया गया कि जब कोई चीज संविधान का भाग है, जब कोई चीज संविधान का भाग है
तो उसमें संशोधन तो कर सकते हैं। जब हमने ये माना हुआ कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, और हमने प्रियम्बल को ये मान लिया कि प्रस्तावना संविधान का, प्रियम्बल संविधान का भाग है, जब ये भाग है तो इसका मतलब इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। अब आपके सामने सवाल आएगा कि सर प्रियम्बल तो आप कह रहे थे, है ना, कि भैया जब इसमें इसे ध्यान में रखकर हमने संविधान बनाया, इसे ध्यान में रखकर हमने संविधान बनाया, तो अब संविधान बन गया, तब इसमें चेंज क्यों करें? ये यहां पर तर्क था। केशवानंद भारती केस में तर्क जो दिया गया कोर्ट के द्वारा, ये कहा गया भाई तो संविधान ये है, इस संविधान का भाग प्रस्तावना भी है, जब ये भाग है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, तो इसमें भी कर सकते हैं। अब एक तर्क यहां पर यह भी निकल के आ सकता है कि चलो हम ऐसा संविधान बनाना चाहते थे, ये तो प्रस्तावना है, लेकिन भविष्य में आगे भी तो संशोधन होंगे, संविधान में कुछ परिवर्तन भी तो होंगे भविष्य में आगे चलकर। जब परिवर्तन होंगे तो उस परिवर्तन भी किसे ध्यान में रख के करेंगे? प्रस्तावना को ध्यान में रखकर। तो इस वजह से इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको यहां पर समझना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल उतना डेप्थ में ना जाकर आपको मूल पॉइंट याद रखने, तो इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। यहां पर कह दिया इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। तो यहां पर आपसे सवाल पूछा जाएगा, है ना, सवाल पूछा जाएगा वर्तमान क्या है। देखो पुराने केस में जो कहा गया, अब वर्तमान में आपसे पूछा जाए, इस केस में अगर जब तक स्पेशली करके ना पूछ ले कि बेड़ूबाड़ी केस में क्या कहा गया था, जब तक स्पेशली ये ना पूछ ले कि गोलकनाथ केस में क्या कहा गया था, तब तक आपको ये वाली बात ही माननी है, क्योंकि पुराना केस है ये, उसके बाद का केस है, लेटेस्ट ये है। तो लेटेस्ट ये है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है। अब वर्तमान में क्या है? प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है, अब वर्तमान में क्या है कि इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो ये आपको यहां पर याद रखना है, ये आपको यहां पर याद रखना है। क्लियर मेरे भाई? ये जो बातें थी आपको भूल जानी है, जब तक किसी स्पेशली इसी केस को टारगेट करके एग्जामिनर ना पूछे। समझे मेरे भाई? हाउ आर यू सर? जी मित्र मैं एकदम अच्छा हूं, आप अच्छे हैं तो मैं तो वैसे ही अच्छा हो जाता हूं। तो मैंने आपको ये बात बता दी, ठीक है। तो जब यहां पर कह दिया कि इसमें संशोधन कर सकते हैं, तो क्या इसमें संशोधन किया गया? क्या प्रियम्बल में संशोधन किया गया? क्या कोई परिवर्तन किया गया? क्या तो देख लेते हैं भाई, कोई परिवर्तन हुआ क्या? देख लेते हैं मेरे भाई, कुछ परिवर्तन हुआ क्या, है ना। 7-6 का बहुमत मतलब 7 लोग पक्ष में थे, फैसले के 6 लोग विरोध में थे, 13 में से, ठीक है भैया। आप मुझसे अलग अलग मत पूछो कि बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है भाई, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप फोकस करते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बंधु, मेरे सखा, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर कुछ एक बातें और आपको समझाना चाहता हूं। दरअसल समझिए कि भारत की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। इन्हीं इंदिरा गांधी के द्वारा छोटी, मतलब ऐसे मान के चलिए इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया था कि छोटी बच्ची है, जैसा कहेंगे वैसा मानेगी। कांग्रेस के लोगों ने ये सोचकर बनाया था, एक छोटी बच्ची है ना, तो इसे बना देते प्रधानमंत्री, जैसा कहेंगे, एक तरीके से, है ना, गुड़िया है, छोटी बच्ची है, गुड़िया है, जैसा कहेंगे हमारे कठपुतली बनकर शासन करेगी। आम जनता ने भी यही सोचा, लेकिन हुआ क्या मेरे भाई, इनके द्वारा, इनसे जब आपने बहुत सारी डिमांड वगैरह की, तो इसी छोटी गुड़िया के बाद में सींग निकलने स्टार्ट, सींग मतलब क्षमा चाहता हूं, आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि यहां से पता चला, ओ माय गॉड ये तो खतरनाक है, ठीक है। तो इनके द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, इन्हीं के द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जिसे बोलते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का यहां पर गठन होता है मेरे भाई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन होता है इन्हीं के समय पर, ठीक है। और इस कमेटी की सिफारिश पर, इस समिति की सिफारिश पर ही भारतीय संविधान में संशोधन किया गया, जिसे बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट 1976 के नाम से जानते हैं, मतलब आप इसे कह सकते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। सर जी प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? भैया मैंने आपको बताया था शुरुआत में, आप आज लेट जुड़े, पिछली क्लास एक बार देख लेना। प्रियम्बल को प्रस्तावना भी बोलते हैं, उद्देशिका भी बोलते हैं। उद्देशिका, हमारा उद्देश्य क्या है ना, किस चीज को ध्यान में रखकर हम चीजें आगे लिख रहे हैं, संविधान को किस चीज को ध्यान में रखकर लिख रहे हैं, वो चीजें। समझे बच्चे? सर जी कांग्रेस वाले आने वाले होंगे, आप कहते हो क्या फर्क पड़े, जो झूठ थोड़ी बोला, जो बात सच है ना। समझे भैया, जो बात सच है, ठीक है ना। तो यहां पर इस बात को समझिए, ये जो 42वां संशोधन है, ये जो 42वां संशोधन है, इसे क्या बोलते हैं? इसी को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को लघु संविधान भी कहा जाता है, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इस बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं इसे? लघु संविधान, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं मेरे भाई, है ना। इसे क्या बोल सकते हैं? इसे आप बच्चे बोल सकते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। कौन सा? इसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं मेरे भाई, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसे कह सकते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कह सकते हैं। मतलब आप ऐसे मान के चलिए, अभी आपने इस बार के चुनावों में एक लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी कि ज्यादा वोट नहीं दे रहे, संविधान बदल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे अगर इन्हें बहुमत मिला तो। एक सच आपको बताऊं, हमारे संविधान में अगर कहीं पर सबसे ज्यादा संविधान बदला गया है, हमारे संवैधानिक इतिहास में, भारतीय इतिहास में अगर कहीं पर आज तक संविधान को बदला गया है, ये बड़े लेवल पर बदला गया है, तो ये वही संशोधन था, 42वां संशोधन, जो पीएम इंदिरा गांधी के समय पर हुआ, कांग्रेस के समय पर हुआ। वही कांग्रेस जिसके समय पर संविधान को बदला गया, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू जैसी पावर को छीन लिया गया, वही सरकार, वही पार्टी कहती है कि ये संविधान बदल देंगे, जिसने संविधान को खुद बदला। इसका नाम ही दिया गया लघु संविधान। क्यों नाम दिया गया लघु संविधान, आप समझ रहे? ये नाम लघु संविधान इस वजह दिया गया कि इतने लेवल पर परिवर्तन किए गए थे, इतने बड़े विस्तार से संविधान को बदला गया था कि देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे संविधान को दोबारा से लिखा गया, एक छोटा संविधान दोबारा से लिखा गया। इसी वजह से, इतने लेवल पर जो परिवर्तन हुए, इसी वजह से लघु संविधान कहा जाता है ना मजेदार बात। लेकिन ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताएगा, आप इसका मतलब ये ना निकालें। कई बार आपको होता है ना, जो आपको कांग्रेस के विरोध मिले, अरे जो सच है मैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। जहां पर जिसकी खिंचाई करने का मौका मिलेगा, वहां पर सबकी खिंचाई की जाएगी। यहां पर उद्देश्य आपको सच बताना है ना, समझे मेरे भाई। मुझे चुनाव नहीं लेना है मित्र, या किसी पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, तो यहां पर आप इस बात को समझेंगे। अब इस 42वें संशोधन में बड़े लेवल पर परिवर्तन हुए, लेकिन वो सारे परिवर्तन अभी हमें यहां पर नहीं देखने। पर आप पॉलिटिकिंग हो नहीं बच्चे, मैं तो एक मामूली सा, है ना, मामूली सा व्यक्ति हूं, एक विद्यार्थी मान के चलता हूं। आज भी आपको अपने आप को पॉलिटिकल विद्यार्थी ही कहता हूं, है ना। अब अपने आप को संविधान का एक छोटा सा तुच्छ सा विद्यार्थी मान के चलता हूं, ठीक है। बस कोशिश करता हूं आपको चीजें समझाने की, ठीक है। तो बच्चे इसमें बड़े लेवल पर परिवर्तन हुए, लेकिन अभी हमारा टॉपिक प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में क्या परिवर्तन हुआ वो हमें देखना है यहां पर सिर्फ। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बच्चे, इसके माध्यम से क्या किया गया, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, है ना। आप याद रखेंगे कि यहां पर क्या किया गया मेरे भाई, तो प्रियम्बल में
प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़ेंगे, 3 नए शब्द जोड़ेंगे ना, 3 नए शब्द आपके यहां पर क्या किए गए, जोड़ेंगे। 3 नए शब्द है जो आपके यहां पर जोड़ेंगे। अब वो 3 नए शब्द कौन से, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, है ना। समझे बच्चे, समझे मेरे भाई। अब अगर मैं बात करूं 3 अमेंडमेंट है, 3 बच्चे अमेंडमेंट है जो आपके यहां पर किए गए, समझे बच्चे। तो यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं बच्चे, वो 3 शब्द कौन कौन से जोड़ेंगे, वो 3 शब्द कौन कौन से जोड़ेंगे। तो एक शब्द है बच्चे सेकुलर, एक शब्द है कौन सा, सेकुलर, जिसे आप बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। एक शब्द आपके यहां पर जोड़ा गया भैया कौन सा, पंथ निरपेक्ष शब्द आपके यहां पर जोड़ा गया भैया कौन सा, पंथ निरपेक्ष शब्द आपका जोड़ा गया, ठीक है। एक शब्द आपका जोड़ा गया बच्चे कौन सा, सोशलिस्ट आपके यहां पर शब्द जोड़ा गया, कौन सा, सोशलिस्ट शब्द आपके यहां पर जोड़ा गया, या इसे आप कह सकते हैं भाई समाजवादी शब्द आपके यहां पर जोड़ा गया, कौन सा भैया, समाजवादी शब्द आपके यहां पर जोड़ा गया। और तीसरा शब्द जो आपके यहां पर जोड़ा गया वो जोड़ा गया इंटीग्रिटी या अखंडता। समझे भैया, इंटीग्रिटी आपके यहां पर जोड़ा गया, इंटीग्रिटी आपके यहां पर जोड़ा गया, या जिसे आप बोलते हैं बच्चे कौन सा, इसे आप बोलते हैं अखंडता। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसे आप अखंडता कहते हैं, इसे आप क्या बोलते हैं, अखंडता कहते हैं। तो ये 3 वो शब्द है जो प्रियम्बल में जोड़ेंगे। मजा आ रहा है क्लास में, अच्छा समझे मेरे भाई, मजा आ रहा है, चलो तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। सलाम बैच के नोट से, हाँ कल चलना तो चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ एक बिंदु है जो आगे चलकर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे चलकर चीजें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेंगी, है ना। समझे मेरे भाई, आगे चलकर चीजें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। हाँ जी मित्र बंधु सका, इतना तो कहीं नहीं कराते हैं सर, जितना डीपली आप करा देते हैं तो कहीं नहीं कराते। क्या बताऊं, ना कराओ इतना डीपली, आप कहो ना कराओ चलिए, अब जब यहां पर ये बातें होगी, जब यहां पर ये बातें कह दी बच्चे कि 3 शब्द आपके जोड़ दिए गए, ये भी मैंने आपको बता दिया, 3 शब्द है जो आपके यहां पर जोड़ दिए गए, ये बच्चे मैंने आपको यहां पर बता दिए, ठीक है। ये चीजें बच्चे मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मैंने यहां पर इतनी बातें आपको बता दी। अब इसके अलावा कुछ और बातें और आपको यहां पर समझनी पड़ेंगी, कुछ और बातें मेरे भाई जो आपको यहां पर समझनी पड़ेंगी, कुछ और बातें हैं जो आपको यहां पर समझनी पड़ेंगी, ठीक है। अब जैसे कि सबसे पहले वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखो, प्रियम्बल आपका लगभग कंप्लीट हो गई है। अब प्रियम्बल के बारे में नोट करके कुछ बातें लिख लो, प्रियम्बल के बारे में नोट करके कुछ बातें लिख लो, प्रियम्बल के बारे में मेरे भाई नोट करके, नोट मतलब 2000 रुपए का नोट नोट करके कुछ बातें लिख लो। क्या बातें हैं बच्चे, है ना, समझे बच्चे। तो सबसे पहले प्रियम्बल के बारे में यहां पर क्या क्या कहा गया, सबसे पहले मेरे भाई प्रियम्बल के बारे में आपसे यहां पर क्या कहा गया, प्रस्तावना के बारे में आपसे यहां पर क्या क्या कहा गया, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात निचोड़ निकल कर यह आता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। सबसे पहली बात एक निचोड़ निकल कर आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, निचोड़ ये निकल कर आया प्रस्तावना संविधान का भाग है। सबसे पहली बात तो ये समझ में आई। दूसरी बात ये समझ में आई कि प्रस्तावना संशोधनीय है, यह संशोधनीय अमेंडेबल है, अमेंडेबल है, संशोधनीय है, मतलब इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधनीय है, ठीक है। ये भी बात आपको समझ में आएगी। और ये परिवर्तनीय नहीं है, ये बात आपको समझनी है कि नोट एनफोर्सेबल है, नोट एनफोर्सेबल कह सकते हैं, नोट एनफोर्सेबल आप इसे कह सकते हैं, नोट एनफोर्सेबल कह सकते हैं, या कह सकते हैं यह परिवर्तनीय नहीं है, यह परिवर्तनीय परिवर्तनीय नहीं है। समझ भैया, परिवर्तनीय नहीं है मतलब नोट एनफोर्सेबल, इसका मतलब इसे लागू नहीं करवा सकते, इसे के लिए, इसे लागू कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट में जाकर आप ये नहीं कह सकते कि देखो प्रस्तावना में ये बात लिखी हुई है, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे। तो इसे कहा गया कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे आप लागू नहीं करा सकते। समझे मेरे भाई, है ना, समझे बच्चे। हाँ प्रतीक भैया पहले से नहीं थे, पहले से नहीं थे, सेकुलर शब्द पहले से नहीं था, सोशलिस्ट शब्द पहले से नहीं था, है ना, ये बाद में जोड़ेंगे, 1976 में जोड़ेंगे, बताया ना, ये 1976 में जोड़ गए तीनों शब्द, ठीक है। तो यहां पर इतनी बातें मैंने बता दी, ये निचोड़ निकल कर आता है, ये निचोड़ निकल कर आता है। और एक और बात आपको यहां पर लिखनी बच्चे, एक और बात आपको यहां पर, एक और बात नोट करके आप लोग यहां पर लिख लेना, एक और बात आप यहां पर लिख लेना। क्या आपसे सवाल पूछा था कि प्रस्तावना को कहां से लिया गया है, और एक और सवाल मेरे बच्चे, सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्लास में ही याद हो जाता है, धन्यवाद मेरे भी बहुत सारा प्यार आपको, ठीक है। समझे बच्चे, तो प्रस्तावना कहां से ली गई और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई, दोनों सवाल अलग हैं, और बच्चा कई बार एक ही जवाब दे देता है दोनों में। तो आपको याद रखना, प्रियम्बल को यूएसए से लिया गया, आप याद रखेंगे, आप मेरे भाई याद रखना कि प्रस्तावना को यूएसए से, प्रस्तावना को यूएसए से, प्रस्तावना को यूएसए से, तथा प्रस्तावना की भाषा को, प्रस्तावना की भाषा को, है ना, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल जो है प्रस्तावना की भाषा को, प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया बच्चे, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। दोस्त याद रखेंगे कहां से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, दोस्त याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से एडॉप्ट किया गया है, ऑस्ट्रेलिया से एडॉप्ट किया गया है, एडॉप्ट किया गया है। इस बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रियम्बल की भाषा को कहां से लिया गया बच्चे, प्रस्तावना को मैंने आपसे कहा प्रस्तावना को बच्चे यूएसए से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये दोनों बातें याद रखना, है ना, है ना, समझे मेरे भाई। तो दोस्त मैंने ये बात भी आपको बता दी, क्योंकि इस बात क्यों बताई, कई बार एग्जाम में सवाल पूछता है कि प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, तो पूछ लेगा प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इसमें संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नोट यह परिवर्तनीय है या नहीं परिवर्तनीय है। इस तरीके से एग्जाम में एक सवाल पूछता है, उस पैटर्न के सवाल आप प्रस्तावना पढ़ने के बाद भी कई बार गलती कर देते हैं। तो इस वजह से मैंने सारी चीज आपको बताई है, आपको यह ध्यान में रखना किस किस एंगल से एग्जाम में पूछ सकता है। समझे बच्चे, समझे भैया, चलिए वेरी गुड। अब अगर आपने इतना लिख लिया, मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपने इतना लिख लिया होगा। अब एक और चीज है जो आपकी परीक्षा में प्रियम्बल को लेकर पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण कथन। ये किसने कहा था, वो किसने कहा था, ऐसा किसने कहा था, ऐसे सवाल का एक पैटर्न है जो एग्जाम में पूछता है। तो उस पैटर्न को भी ध्यान में रखकर आपको कुछ बातें बतानी है। तो सबसे पहले आप लिखो महत्वपूर्ण कथन। सबसे पहले मेरे बच्चे आप यहां पर हेडिंग डाल दो कि महत्वपूर्ण कथन। आप याद रखिए मेरे भाई क्या बोलेंगे, आप यहां पर लिख सकते हैं महत्वपूर्ण कथन। आप यहां से कह सकते कौन सा महत्वपूर्ण कथन, मतलब इंपोर्टेंट कमेंट है जो यहां पर प्रियम्बल के बारे में कहे गए कुछ लोगों के द्वारा। क्या क्या वो कमेंट है मेरे बच्चे, अब वो देख लेते हैं, है ना। सर पहला दिन आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। ओके लव यू मेरे भाई, बहुत सारा प्यार आपको। परिवर्तनीय का मतलब है कि लागू नहीं करवा सकते, और संशोधन का मतलब है संशोधन कर सकते, परिवर्तन कर सकते हैं।
संशोधनीय का मतलब इसमें संशोधन, इसमें चेंज किया जा सकता है प्रस्तावना में, और परिवर्तनीय का मतलब इसे कोर्ट के द्वारा इसे लागू नहीं करवा सकते, परिवर्तनीय नहीं है का मतलब, ठीक है ना। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे बात करूं महत्वपूर्ण कथन को लेकर, तो सबसे पहला कथन कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रियम्बल इज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या प्रस्तावना संविधान की आत्मा है बच्चे, संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है, ऐसा किसने कहा था? यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो ऐसा किसने कहा था? कोई बच्चा मुझे बताएगा? तो यह कहा था ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। मेरे बच्चे यह कहा गया था किसके द्वारा? ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव के द्वारा ऐसा कहा गया था कि प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल इज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या प्रस्तावना संविधान की आत्मा है ना। तो मेरे बच्चे इसके बाद आपको कहना, एक कथन आपसे पूछा था, इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी देन प्रियम्बल इज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसी बात को थोड़ा सा घुमा के कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी देन प्रियम्बल इज हिज सोल, ये किसने कहा था? तो आप कैसे बच्चे, यदि संविधान शरीर है, यदि संविधान शरीर है, यदि संविधान शरीर है, यदि संविधान शरीर है मेरे भाई याद रखना, शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, ऐसा किसने कहा था? प्रस्तावना उसकी आत्मा है, ऐसा मेरे बच्चे किसके द्वारा कहा गया था? ये भी आपको बताना है। इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी देन प्रियम्बल इज हिज सोल, ये कहा था सुभाष कश्यप के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा बच्चे? ये कहा गया था सुभाष कश्यप, बड़े संविधानविद हैं सुभाष कश्यप, उनके द्वारा ऐसा कहा गया था। भैया सुभाष कश्यप के द्वारा ऐसा कहा गया था, इस बात को भी याद रखना। इनकी किताबें कई बार आपने पढ़ी होंगी, शायद हो सकता है ना, इनकी किताबें, सुभाष कश्यप की किताबें आपने पढ़ी होगी, ठीक है। अब बच्चे प्रियम्बल इज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, ये किसने कहा था? प्रियम्बल इज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, मतलब प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री है, ऐसा किसने कहा था? आप कैसे बच्चे, ये कथन है अगला कि प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री है। प्रस्तावना क्या है मेरे भाई? राजनीतिक जन्मपत्री है, राजनीतिक जन्मपत्री है मेरे भाई, याद रखेंगे, राजनीतिक जन्मपत्री है, या इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं कि प्रियम्बल इज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। प्रियम्बल क्या है? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। तो यहां पर आपको यह बताना कि ऐसा किसने कहा था कि प्रियम्बल इज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, समझे मेरे भाई? सर जी संविधान सभा के बारे में कब पढ़ाओगे? भाई याद देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था, क्या चीज कब पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, है ना। जो चल रहा है आप उसमें पढ़ो। मुझे इस चीज से बड़ी दिक्कत होती है जब कोई ये कहता है कि ये कब पढ़ाओगे, वो कब पढ़ाओगे, वो कब पढ़ाओगे, है ना, ये सब चीजें। भाई अगर आपको इतना ही पता है तो आपको बहस लेने की जरूरत ही क्या थी? वो तो आप तो बहुत पहले से विद्वान व्यक्ति हैं, है ना, आप तो पहले से बहुत विद्वान व्यक्ति हैं कि आपको ये पता है कौन सी चीज कब कैसे पढ़नी है, कैसे। सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। जो अभी जो चल रहा है आप सीखने के उद्देश्य से, ये बताने के उद्देश्य से नहीं, क्योंकि ये काफी पता है कि कौन सी चीज कैसे कैसे कब कब पढ़ानी है, समझ मेरी बात। तो मेरे बच्चे उद्देश्य आपका होना चाहिए सीखना, कि ये जो चल रहा है अच्छा इसमें ये मुझे पढ़ने को मिला, ये कुछ सीखने को मिला, उस पे, है ना, उस पे फोकस करिए, ना कि इस चीज पे कि ये कब पढ़ाओगे। अब मैं आपको कैसे बताऊंगी किस कब पढ़ाऊंगा, है ना, पहले जो चल रहा है उसका मजा लीजिए ना, ठीक है। तो प्रियम्बल इज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, है ना। तो यहां पर किसने कहा था ऐसा? तो ये कहा था के एम मुंशी के द्वारा, ठीक है भैया, के एम मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी, जैसे आप कह सकते हैं कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी कह सकते हैं, ठीक है। समझ गए मेरे भाई? ये कुछ ऐसी वाली बात होगी कि मैं प्रस्तावना पढ़ा रहा हूं तो आप बोलेंगे सर आपातकाल कब पढ़ाओगे, है ना, आपातकाल पढ़ा रहा हूं तो आप बोलेंगे संविधान संशोधन कब पढ़ाओगे, संविधान संशोधन पढ़ा रहा हूं तो आप बोलेंगे सर ये, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कब पढ़ाओगे। भाई वो सब चीज मत करो, आप जो पढ़ रहे हो, जो टॉपिक चला उसे पढ़िए, है ना, ठीक है। चलिए अब यहां पर मुद्दे पाते बच्चे। तो इसके अलावा प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री है, तो मैंने आपको बता दिया। एक और कथन है कि प्रियम्बल इज ए आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज ए आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, हाँ बिल्कुल वही, है ना, समझ भैया। तो यहां पर बच्चे प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय पत्र है। अंग्रेजी वाले भाई कानों को खुले रखना, ठीक है, कानों को खुले रखना। सूरज सर आप मुझे भूलिए नहीं, है ना, समझ भैया, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा सूरज, ठीक है। चलो तो यहां पर आप याद रखेंगे, यहां पर आप याद रखेंगे कि प्रस्तावना बच्चे क्या है? क्या बोलेंगे बच्चे? संविधान का परिचय पत्र है। क्या बोलेंगे मेरे भाई? संविधान का परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र है मेरे भाई, है ना, संविधान का परिचय पत्र है। मतलब इसके इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि प्रियम्बल इज ए आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। परिचय पत्र आप समझते हैं, जो आप स्कूल में जाते हैं तो आपका आई कार्ड ऐसे टंगा होता है ना, आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, उसमें आपके बारे में लिखा होता है, आपका ये नाम है, ये आपका जो है, ये आपका फोन नंबर है, पिता का नाम, माता का नाम, ये आपका स्कूल, एक बेसिक जानकारी पूरे आपके बारे में छोटा सा निचोड़ उसमें लिखा होता है। वैसी प्रस्तावना क्या है? हमारे संविधान का छोटा सा निचोड़ कि ये है हमारा संविधान, वो प्रस्तावना में बताया गया। इसी वजह से प्रियम्बल को कहा गया कि प्रियम्बल इज ए आइडेंटिटी कार्ड, आई कार्ड है ये एक तरीके से, है ना, समझे बच्चे। तो यहां पर अगर मैं आपसे चर्चा करूं प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था एन ए पालकीवाला ने। किसने कहा था मेरे बच्चे? एन ए पालकीवाला के द्वारा ऐसा कहा गया, एन ए पालकीवाला ने मेरे बच्चे ऐसा कहा था। ये बात भी अच्छे से आप लोग यहां पर याद रखना कि एन ए पालकीवाला ऐसा कहते हैं, है ना। एक बच्चा अगर सर जी हम क्वेश्चन पूछना, आप बता रहे भैया क्वेश्चन आंसर की क्लास नहीं चल रही है कि मैं बोर्ड पे हमेशा ध्यान लगा के रखूं कि हाँ भी आपका ये क्वेश्चन आया, आपका ये क्वेश्चन आया, ठीक है भाई, पढ़ाना भी होता है। मेरे सिर के पीछे दो आंख नहीं कि आपका क्वेश्चन देख लिया मैंने, समझ गए, मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बच्चे, अब बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, जो हमने भविष्य के बारे में सोचा है ना, कि हमारा सपना यह है, हमारा सपना यह है ना, वो एक तरीके से उसका दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म में हमारा सपना क्या कि हम घर बनाएंगे, है ना, सुंदर सी तुम्हारी बीवी आएगी, है ना, समझ भैया, सिलेक्शन होने के बाद उसके बाद अच्छी सी लाइफ, आपकी मस्त महीने की सैलरी आ रही, घर वाले भी कुछ, तुम भी कुछ ले बेटे, हम पर धुर्राटे काट रही जिंदगी। तो ये आपके दीर्घकालिक सपनों का विचार है।
लेकिन ऐसे ही हमारे हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, ये एक तरीके से हमारे लॉन्ग टर्म के सपने को दिखाता है कि हमारा संविधान ऐसा होगा, हमारा देश इस तरीके से चलेगा। वैसे ही बच्चे इसके बारे में याद रखना। तो याद रखना कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। आप याद रखेंगे संविधान की प्रस्तावना, आप याद रखेंगे मेरे बच्चे, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है। समझे भैया? ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? कोई बच्चा मुझे बताएगा? तो यह कहा था अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के द्वारा। यह किसने कहा था मेरे बच्चे? यह कहा था अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। याद रखेंगे अल्लादी कृष्णस्वामी, अल्लादी कृष्णस्वामी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। कैसे? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। ठीक है। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी कौन होते हैं? के एम मुंशी और ये मेंबर होते हैं। ठीक है। चुन्नू मुन्नू भूल गया? वाह बेटे, चुन्नू मुन्नू है, बिना चुन्नू मुन्नू के बात नहीं चल रही। इसलिए आगे तो पता, तुम तो एक कदम आगे है, एक कदम आगे पहुंच गए। चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई ये थी सारी बातें प्रियम्बल के बारे में, ये थी प्रस्तावना के बारे में सारी बातें। ठीक है। ओ माय गॉड, जो आपका प्रस्तावना जो टॉपिक है, आपके यहां पर क्या हो जाता है? खत्म, टाटा बाय बाय हो जाता है। ठीक है। ये जो टॉपिक है बच्चे, प्रस्तावना जो टॉपिक आपका खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। ठीक है भैया। मतलब मैंने आपको सारी बातें जो मैंने बताया था प्रस्तावना का स्रोत क्या, ओरिजिन, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके स्रोत क्या थे, इसकी प्रकृति क्या थी, इसके उद्देश्य क्या थे, कौन कौन से केसेज आए, है ना, क्या क्या संशोधन हुआ, ठीक है, इसके बारे में महत्वपूर्ण कथन क्या क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, ठीक है, वो सारी बातें जो मैंने आपको फॉर्मेट स्टार्टिंग में रखा था, हर एक बिंदु पे मैंने चर्चा कर ली है। प्रस्तावना टॉपिक आपका खत्म। कल से हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कल से हमारे एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसे आप बोलेंगे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आप यहां पर पढ़ने वाले बच्चे, समझे मेरे भाई? एक नया टॉपिक यहां से हम पढ़ने वाले, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। समझ रहे मेरे भाई या नहीं? हाँ जी, मित्र बंधु सखा बच्चा बाड़ी, बताइए भाई, कुछ तो बोलिए। मुंह तो खोलो, जवाब तो खोलो, जुबान तो खोलो, जवाब तो दो। क्या भैया? प्रस्तावना संविधान की आत्मा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, कूट दूंगा पकड़ के, धै बुद्ध धै कुनी, ऐसे करोगे तो। अबे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। क्या क्या पढ़ के आ जाते हो तुम? है ना? मैं कह रहा हूं सबसे पढ़ाई के दौरान सबसे जरूरी चीजें क्या होती है? पढ़ाई के दौरान सबसे जरूरी चीजें क्या है? पहले सुन लो। सबसे पहले अपना सिलेबस देखो, ये आपका सिलेबस है। फिर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है। फिर एक टीचर का सेलेक्ट करो, इस टीचर से आपको पढ़ना है। फिर अपने टीचर पे विश्वास करो। ठीक है। ये बड़े जरूरी स्टेप है भाई, ये स्टेप मिस नहीं होने चाहिए आपके, ये स्टेप मिस नहीं होने चाहिए। और मैं कहानी बहुत तेज मारता हूं, पता है ना? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है। अभी 10 बजे मेरी यूट्यूब पर क्लास है, तो मैं वो क्लास लेने जा रहा हूं। यूट्यूब की क्लास है, मिक्स क्वेश्चन उस क्लास में कराता हूं, मजेदार क्लास है। आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लाइव नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, सोने से पहले उस क्लास को एक बार जरूर ले लिया करो ना, वो एकदम दवाई का काम करेगी आपके लिए। ठीक है मित्र बंधु सखा, चलो विदा लेते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आज का शो यहीं पर खत्म करते हैं, है ना? दैट्स ऑल यार। चलो कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय सभी को।